प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में बताया था। उसकी परिभाषा क्या थी, थोड़ा सा हम उस पर आ जाएं वापस से कि ओस्टवाल्ड तनुता का नियम यह कहता है कि आयनिक साम्य पर यदि हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम उपयोग करते हैं तो ओस्टवाल्ड जो नियम है वो ओस्टवाल्ड तनुता का नियम कहलाता है, जिसमें हमने फाइनली निकाला था कि अल्फ़ा इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c या अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, अर्थात विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके विलयन की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यदि हम सांद्रता के स्थान पर आयतन लेते हैं तो उस स्थिति में आयतन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v। आप इसे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, स्लाइड्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके पश्चात ओस्टवाल्ड जो डाइल्यूशन लॉ था उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया और यही बात मैं आपको इस स्लाइड में दिखाना चाहती हूँ कि किस प्रकार से जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, मतलब कि किसी विशेष डाइल्यूशन पर तुल्यांकी चालकता का मान डिवाइडेड बाय एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तुल्यांकी चालकता का मान। यदि हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो k का मान आएगा, जिसे कि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो k है उसका मान लैम्डा वी स्क्वायर इंटू सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी ब्रैकेट में लैम्डा इन्फिनिटी माइनस लैम्डा वी के बराबर होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा सी इन्फिनिटी प्लस लैम्डा ए इन्फिनिटी के बराबर होता है। लैम्डा सी जो है कैटायन का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो उसके द्वारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में योगदान दिया जाएगा उसका मान है, और इसी तरह से लैम्डा ए जो है वो एनायन के द्वारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो योगदान दिया जाता है उसको कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो विलयन की कुल चालकता होती है वो इन दोनों के योग के बराबर होती है। ये सभी चीज़ें आप पूर्व वाली स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। तो अब ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को सत्यापित करने के लिए लैम्डा इन्फिनिटी, लैम्डा वी और सी के जो मान हैं वो प्रतिस्थापित किए गए और ये देखा गया कि जो के का मान है वो स्थिर आता है, अर्थात ओस्टवाल्ड के नियम को यह सत्यापित करता है। तो ओस्टवाल्ड का जो तनुता का नियम है वो आर्हेनियस के विद्युत अपघटनी सिद्धांत का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। और आर्हेनियस सिद्धांत की पुष्टि के लिए कई प्रमाण भी दिए गए, जैसे कि प्रबल अम्ल जो होता है और प्रबल क्षार की जो उदासीनीकरण की ऊष्मा है उसका मान स्थिर होता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो उसको बल देती हैं। तो इस प्रकार से जो है जो के का निर्धारण किया गया, और चूंकि के का मान जो है वो लगभग स्थिर आ रहा है तो इसीलिए ये नियम सत्य हुआ। परंतु इसी के साथ में कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है लिमिटेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जो कि इस नियम के द्वारा सत्यापित नहीं किए जा सके हैं। तो वो इसके जो है लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की, कि जैसा कि कुछ आप पुराने वीडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट, जो इस तरह के वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनकी जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लगभग स्थिर आती है, डिफरेंट कंसंट्रेशन। परंतु यह केस जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर लागू नहीं होता है, अर्थात जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उसमें के का मान कांस्टेंट नहीं आता है डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये जो है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की एक वीकनेस थी, लिमिटेशन थी। इसी तरह से जो आर्हेनियस थ्योरी है वह भी ओस्टवाल्ड तनुता के नियम पर ही आधारित है। तो वो भी, उसमें भी यही कुछ कमियां थी जिसके कारण से बाद में नई थ्योरी उपयोग में लाई जाने लगी। उस पर मैं
अभी नेक्स्ट डिस्कशन में उसे लूँगी। तो कौन सी कमियां थी आरएनएस थ्योरी की? तो सबसे पहली बात है कि अगेन जो इसमें के जो कांस्टेंट आता था वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर कांस्टेंट आता है, अर्थात वह सत्यापित हो रहा है। परंतु इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ये जो के का मान है वो स्थिर नहीं होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आयनाइजेशन जो हमने देखा था कि लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी या जो भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है। परंतु जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो यह कंडक्टेंस रेशो कहलाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो लगभग पूरी तरह से कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, चाहे उनकी सांद्रता कितनी भी हो, तो वो सांद्रता से प्रभावित नहीं होते हैं। तीसरा जो इसका लिमिटेशन थी आर्हेनियस थ्योरी की, वो थी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब उनमें आयनाइजेशन होता है तो आयनाइजेशन से आयंस का निर्माण होता है, और आयंस और डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स दोनों ही चीज़ें हैं के बीच में एक तरह का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। परंतु जब इसका एब्जॉर्प्शन बैंड लिया जाता है तो उस केस में केवल आयंस ही दिखाई देते हैं, अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट जो है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा ये देखा गया कि जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है उसमें Na+ तथा Cl- आयन प्रेजेंट है, यहाँ तक कि वो सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट है। परंतु जो the term ionization is not applicable to the strong electrolyte. इसी तरह से जो आरएनएस थ्योरी है वो ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो किस प्रकार से कंसंट्रेशन से प्रभावित होता है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये कुछ जो है लिमिटेशंस हुई जो कि आरएनएस थ्योरी की थी। इसके बाद में अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि आरएनएस थ्योरी के द्वारा वीक इलेक्ट्रोलाइट को तो क्लियर किया जा सका, उसको तो सत्यापित कर दिया, परंतु स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में उसे लागू नहीं किया जा सकता था। तो इसके पश्चात सदरलैंड, मिलनर और घोष और लेविस के द्वारा एक आरएनएस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन में जो रोल ऑफ सॉल्वेंट होता है उसको आधार मानते हुए एक दूसरी थ्योरी दी या उस पर अध्ययन किया कि जो सॉल्वेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और जिससे कि वह इंटर आयनिक अट्रैक्शन को प्रभावित करता है। जो अणुओं के बीच में आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो उन साइंटिस्ट के अनुसार कि जो कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन जो इंक्रीज़ करती है वेरियस डाइल्यूशन के साथ में, जो कंडक्टिविटी बढ़ती है उसका कारण जो है नंबर ऑफ आयन का बढ़ना नहीं है, अपितु उसका कारण है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ आयनिक वेलोसिटी और मोबिलिटीज़। तो मतलब कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी जब कंडक्टिविटी का मान बढ़ रहा है डाइल्यूशन के साथ, तो उसका कारण क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो वो पूरी तरह से शुरू में ही अपघटित हो गए हैं, परंतु अब बढ़ने का कारण है कि उनकी जो आयनिक मोबिलिटी है या आयनिक वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर गई है। और ये इंक्रीज़ करना किस पर निर्भर करेगा? जो उनकी वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है वह सॉल्वेंट पर निर्भर करेगा, तो जो कि उनके अणुओं के बीच में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इन चीज़ों को उन्होंने अंडर कंसिडरेशन रखा और 1918 में जेसी घोष और जो है उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को काफ़ी कुछ समझाने में सफलता हासिल करी। उनके अनुसार ये था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो प्रत्येक तन्यता पर चाहे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कुछ भी हो वो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं। जो दूसरा पॉइंट ये रखा उन्होंने कि जो अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं वो चारों तरफ एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट या इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर बना देते हैं
कि जिसके कारण से उनके बीच के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो संबंध है वो ऑपोजिटली चार्ज के बीच में है। फॉर एग्जांपल जैसे कि Na+ है, तो Na+ जो है Cl- से सराउंड हो जाएगा। तो इस केस में क्या है कि ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच में एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन स्थापित हो जाएगा। तीसरा जो इन्होंने पॉइंट रखा कि जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आर अनेबल टू owing to the influence of the electric charge, whereas only those ions will move, केवल उन्हीं में से केवल वही अणु जो हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जा पाएंगे जिनकी की काइनेटिक एनर्जी एक मिनिमम लिमिटिंग वैल्यू से अधिक होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आयंस तो बहुत सारे उपस्थित हैं, परंतु जिन आयन की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से अधिक होगी क्योंकि उनको कई तरीके के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, तो वही जो है कंडक्टिविटी में अपना योगदान दे पाएंगे। तो ये जो है ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ के पश्चात जो है मतलब आर्यनियस थ्योरी में जो सत्यापित नहीं कर पाए थे उसको सत्यापित करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये एक नई थ्योरी दी गई, और ये थ्योरी थी डेबाय-हकल थ्योरी। डेबाय-हकल थ्योरी की क्या कुछ बेसिक जो कंसेप्ट थे उसको मैं एक बार वापस से आपको बताती हूँ। वो काफ़ी कुछ जो मैंने पहले आपको बताया उसी से मिलते जुलते हैं। तो डेबाय-हकल ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो थ्योरी दी, सिद्धांत दिया, वो एक तरह से एंड इट्स एक्सटेंशन वॉज मेड बाय, बाद में जो है उसे ऑनसागर ने 1926 में उसका एक्सटेंशन किया और वो काफ़ी कुछ चीज़ों को सिद्ध कर पाई थी। तो सक्सेसफुल थ्योरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थी। तो अब वो क्या थी, उसमें ये देखा गया कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो उसमें कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ती है, परंतु जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली उनमें आयनाइजेशन ज़्यादा होता है, तो उसमें डाइल्यूशन के साथ में जो देयर इज़ नो चेंज इन द कंडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, क्योंकि उनका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है वो यूजुअली 1 होता है। जो हमने λV/λ∞ रखा था वो दैट इज़ इक्वल टू 1, परंतु दिस इज़ द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। परंतु जो है ये देखा गया है कि जो NaCl, KCl और KNO3 जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंडक्टिविटी में ये देखा गया है कि जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें जो कंडक्टिविटी में जो इंक्रीज़ होता है दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द स्पीड ऑफ द आयन, मतलब कि उसकी जो वेग, आयन का जो वेग होता है वो डाइल्यूशन से उसके मान में परिवर्तन होता है, वह बढ़ता है और वो बढ़ने के साथ ही उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये देखा गया है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो आयंस होते हैं उनके बीच की दूरी एक दूसरे से अधिक होने के कारण से उनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होते हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं और जिसके कारण से उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना संभव हो पाता है। तो ये जो है चीज़ आप ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो कंडक्टिविटी बढ़ती है दिस इज़ नॉट ड्यू टू द टोटल नंबर ऑफ द आयंस विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, बट इट इज़ ड्यू टू द स्पीड ऑफ द आयन, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द आयन व्हेन द सॉल्यूशन गेट डाइल्यूटेड। तो जैसे जैसे विलेन को तनु किया जाता है उनके बीच के जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो जो है कमज़ोर हो जाते हैं और नाउ दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम द अपोजिट इलेक्ट्रोड। तो इस प्रकार से जो कंडक्टिविटी है उसको उन्होंने परिभाषित करा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और यही उसका बेसिक कंसेप्ट था। और इसको आधार देने के लिए उन्होंने दो तरीके की जो है दो पॉइंट्स रखे, या क्या कहेंगे हम, जैसे कि दो इफ़ेक्ट के बारे में बताया। वो पहला इफ़ेक्ट है एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट और दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट। तो इस पर मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करूँगी।